नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ एक ऐसा शो जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें जिनका असर है दुनिया के अलग अलग कोनों पर। हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि करते हैं उसका पोस्टमार्टम, यानी आपको बताते हैं उस खबर का हर पहलू, पूरी ABCD। हम आपको खबरों के हर पहलू से रूबरू कराते हैं। आज क्या है आपके लिए खास, आइए सबसे पहले आपको ये बता दूं। वर्ल्ड नाउ में आज हम जिन खबरों पर बात करेंगे उनमें है अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष की। कहते हैं ना कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। साल 1964 की फिल्म संगम का ये अमर गीत आज मिडिल ईस्ट के सुलगते मैदानों में एक तरह से हकीकत बनता दिख रहा है। कल तक जिस दोस्ती की कस्में दुनिया खाती थी, आज उसी दोस्ती की बलि चढ़ने की सनसनीखेज खबरें आ रही हैं। जी हां, महाशक्ति के सिंहासन पर बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप को हर हाल में सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है डील, डील और सिर्फ डील। लेकिन इस डील की सनक में क्या सचमुच ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद यार बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल को जलते हुए बारूद के ढेर पर अकेला छोड़ दिया? अप्रैल का वो तथाकथित शांति का रोड मैप आपको याद है, और जो युद्ध विराम की बड़ी बड़ी बातें, सब कुछ, जी हां, सब कुछ चंद घंटों में मटियामेट हो गई, कागज के ढेर में तब्दील हो गई। आसमान से आग बरस रही है, सायरन चीख रहे हैं और समंदर से लेकर जमीन तक महायुद्ध के काले बादल मंडराने लगे। और हैरान करने वाली बात तो ये कि जब इजराइल पर चौतरफा वार हो रहा है तब वॉशिंगटन में एक अजीब सी खामोशी छाई है, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ट्रंप का साफ साफ कहना है, फैसले नेतन्याहू नहीं, सिर्फ मैं लेता हूं। तो क्या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल हो चुका है? क्या वाकई में अमेरिका ने अपने सबसे पुराने दोस्त की पीठ में खंजर घोंप दिया? मिडिल ईस्ट में छिड़े इस भयंकर गदर के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, दिखाएंगे आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे किम और शी जिनपिंग की महा मुलाकात के बारे में। क्या दुनिया के नक्शे पर महाविनाश की कोई नई बिसात बिछाई जा रही है? क्या सुपर पावर अमेरिका को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार हो चुका है? आज दुनिया के दो सबसे बड़े रहस्यमय, सबसे बड़े ताकतवर चेहरों की एक ऐसी मुलाकात हो रही है जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया और पूरी दुनिया में एक कौतूहल का विषय है। पूरे 7 सालों के बाद में ऐतिहासिक और चौंकाने वाले दौरे ने वैश्विक कूटनीति के सारे समीकरण उलट पुलट करके रख दिए। एक तरफ महाशक्ति के सिंहासन पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप की परमाणु धमकियां, सुलगता हुआ मिडिल ईस्ट है और रूस यूक्रेन का भीषण युद्ध है, तो दूसरी तरफ है न्यूक्लियर हथियारों के दम पर दुनिया को डराने वाले दो दिग्गजों का ये मिलन। लेकिन ठहरिए, क्या ये दोस्ती उतनी पक्की है जितनी आपको नजर आ रही है, या फिर इस महामुलाकात के पीछे छिपी है अपनों से ही बेवफाई और वर्चस्व की एक गहरी तकरार? आखिर ट्रंप से लेकर पुतिन तक मिलने के बाद में ये माहिर शतरंज का खिलाड़ी अब अचानक से प्योंगयांग के उस सबसे खतरनाक दरवाजे पर क्यों पहुंच गया? क्या ये एंटी अमेरिका ब्लॉक बनाने की आखिरी तैयारी है या फिर तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म? आखिर क्या है इस महामुलाकात का वो इनसाइड गेम जो दुनिया को दहलाने वाला है? दिखाएंगे आपको हमारी बेहद एक्सक्लूसिव और सनसनीखेज रिपोर्ट में। और इसके अलावा वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे फिलीपींस में उस तबाही के बारे में जहां इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी, पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार और तबाही का मंजर था। आज सुबह फिलीपींस से जो तस्वीरें आई वो बहुत खौफनाक थी, बेहद डराने वाली थी, दुनिया को कपाकर रखने वाली थी। सोमवार की अल सुबह जब लोग अपने घरों में संभल भी नहीं पाए, तभी रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता की विनाशकारी महाभूकंप ने पूरे मिंडानाओ द्वीप को अपनी गिरफ्त में ले लिया। धरती के इस प्रचंड गदर के आगे सब कुछ बेबस नजर आया और महज कुछ ही सेकंड के भीतर हंसते खेलते शहर मलबे में तब्दील हो गए। लेकिन कुदरत का ये कहर सिर्फ यही नहीं थमा। भूकंप के तुरंत बाद समंदर ने अपना रौद्र रूप अख्तियार किया और तटीय इलाकों में सुनामी की खौफनाक लहरों ने दस्तक दे दी। इसके बाद महज 2 घंटों के भीतर आए 138 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स, यानी दोबारा आए झटकों ने लोगों को खौफ के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। क्या ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की वो सबसे भयानक कयामत है जिसका डर वैज्ञानिकों को हमेशा रहता था? आखिर फिलीपींस में आई जलजले के बाद
अब वहां पर क्या हालात है, सुनामी का खतरा कितना बड़ा, बताएंगे आपको विस्तार से। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ की। साल 1964 में संगम नाम की एक फिल्म आई जिसका गाना काफी मशहूर हुआ, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। शायद ये गाना उस समय पर जो सुपरहिट गाना हुआ करता था वो आज बिल्कुल मुफीद बैठता है। क्यों, बताएंगे आगे आपको। आम जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो स्वार्थी होते हैं, जो वक्त बदलते ही अपना रुख बदल लेते हैं मौसम की तरह। अब देखिए कैसे कल तक ट्रंप और नेतन्याहू जो जिगरी यार थे, आज दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। ट्रंप ने इजराइल और नेतन्याहू की जंग में बलि चढ़ा दी। कैसे, इस पूरी एक्सक्लूसिव स्टोरी को जब आप देखेंगे तो आप बखूबी समझ पाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर क्यों कहा जा रहा है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। अब मिडिल ईस्ट में जंग में अमेरिका को शांति चाहिए, ट्रंप को डील चाहिए। ट्रंप जंग लड़ने की धमकी तो देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बार डील के लिए वो रोना रो चुके हैं। ट्रंप जब भी मुंह खोलते हैं तो बस एक ही बात कहते हैं, ईरान से डील पर बात चल रही है, ईरान को डील के लिए तैयार किया जा रहा है, हमने ईरान के सामने ये प्रस्ताव रखा, ईरान की तरफ से ये प्रस्ताव आया। यानी हर बार ट्रंप की तरफ से सिर्फ और सिर्फ डील की बात होती है, हर हाल में ट्रंप को डील चाहिए और इसके लिए ट्रंप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, बाय हुक और क्रोक। अब खबर यह है कि ट्रंप ने डील के लिए इजराइल की बलि भी चढ़ा दी। आपको सुनने में अटपटा लगे, लेकिन हकीकत तो यही नजर आती है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने ईरान को कहा कि जंग नहीं डील करो। समझिए, ट्रंप ने ईरान को कहा है। आईआरजीसी और ईरान ने क्या कहा इसके बाद में, उन्होंने कहा कि भाई हमें डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम अपने नेता का बदला चाहते हैं और विदेशों में जो हमारा पैसा फंसा हुआ है वो हमें चाहिए, बस उसे रिलीज कर दो, हॉर्मुज पर ईरान के नियंत्रण को मान्यता दे दो और फिर से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान ने क्लियर कट कह दिया कि ओमान की खाड़ी से अपनी नाकेबंदी हटा लो, फिर देखा जाएगा कि क्या होगा, हमें कोई डील से मतलब नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, डील की बात हमसे कर लो, हॉर्मुज और परमाणु मुद्दे पर हम बात आगे कर लेंगे, विदेशी पैसा जो फंसा हुआ है चलो वो भी हम दे देंगे, वो भी किश्तों में लौटा दिया जाएगा, लेकिन अपने नेता के मारे जाने का हिसाब हमसे नहीं इजराइल से करो। और यहीं पर ही बात ऐसी आ गई कि बेंजामिन नेतन्याहू का दिल टूट गया। अमेरिका ने ये साफ साफ कह दिया कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम बस रोकना चाहते थे, टॉप लीडरशिप के खात्मे का प्लान हमारा नहीं बल्कि इजराइल का रचा हुआ था, तो उसका हिसाब किताब जो भी है वो इजराइल से करना है। तो ईरान ने इस पर कहा ठीक है आगे देखते हैं। बस इसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने। आनन फानन में ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागी, लगातार हमले किए गए, ऐसे हमले किए गए कि तेल अवीव संभल भी नहीं पाया। कहते हैं कि ईरान ने मिसाइलों का जखीरा और ड्रोन से इजराइल में तबाही मचा दी। हर घंटे इजराइल में सायरन बज रहे हैं, तबाही की बड़ी तस्वीरें यहां पर नजर आ रही हैं। खबर है कि ईरान ने इजराइल में 20 से ज्यादा मिसाइलें और करीब 50 से ज्यादा ड्रोन दागी हैं और बदले में इजराइल ने ईरान के 10 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट बनाने की कोशिश की। अब ईरान पर इजराइल के बड़े हवाई अभियानों की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। अब रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि तेहरान हो, तबरीज, करज, नजफाबाद और इस्फान समेत कई शहरों में मिसाइल और लड़ाकू विमानों के जरिए हमले किए गए। कुल मिलाकर कहा जाए तो ईरान और इजराइल में सीज फायर अब टूट चुका है और हो रही है जमकर बमबारी। आज की कुछ ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं और आगे की खबर आपको बताते हैं। जो तस्वीरें आप देखेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए, इजराइल में मिसाइल गिरने की तस्वीर नजर आती है, आपको पूरा भी आसमान काला नजर आ रहा है, लेकिन अचानक से यहाँ पर आसमान से कुछ गिरता हुआ नजर आता है। यहाँ पे सायरनों की आवाज सुनाई देती है, धमाका होता है, हलचल मचती है और आसमान पूरी तरह से ऐसे ही लगातार मिसाइलों से भरा हुआ नजर आता है। इन आवाजों को सुनिए, धमाके की आवाज है या सायरन की आवाज है। एक बार फुल फ्रेम में तस्वीर, ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से इजराइल और ईरान का तनाव है। ये वहां पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में इस खौफनाक मंजर को कैद किया। देखिए, आसमान में अचानक से हलचल होती है और एक मिसाइल आकर गिरती है और उस मिसाइल के अवशेष, ये इन तस्वीरों को कहां तक नकारेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें इजराइल के इलाके की हैं
और ईरान की मिसाइल के अवशेषों की तस्वीर है। किस तरह से ईरान की मिसाइल इजराइल के आसमान को चीरते हुए आई, अपने टारगेट पर जाकर गिरी, जमकर तबाही मचाई। ईरान की टीवी पर प्रसारित भी बाकायदा इस पूरी घटना को किया गया और ये भी बताया गया कि ईरान ने एक साथ 10 मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। ये जो आपको तबाही का मंजर नजर आ रहा है, ये ईरान की तरफ से किए गए हमला किया है इजराइल पर। और एक तरफ शांति वार्ता पर बातचीत होती है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार शांति प्रस्ताव पर डील करने की बात करते हैं, लेकिन जिस रूप में यहां पर तबाही नजर आई उससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि अब मिडिल ईस्ट में शांति दूर की कौड़ी मात्र है और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह से इजराइल ने बाकायदा इतनी मिसाइलें यहां पर गिराई हैं जो जमकर एक तरह से तबाही का मंजर नजर आता है। आगे बढ़ते हुए कुछ और तस्वीरें जो सामने आई वो भी आपको दिखाते हैं। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, तेहरान की भी ऐसी ही तस्वीरें। ईरान ने मिसाइलें दागी, सड़कों पर किस तरह से हालात यहां पर थे और बाकायदा लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए, सड़कों पर लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच अचानक से आसमान में हलचल शुरू हो जाती है। लोग संभल पाते तब तक ईरान तबाही मचा चुका था। अब ऐसा लगता है खासतौर से इजराइल के लिए या ईरान के लिए ये तस्वीरें तो बड़ी आम हो चुकी हैं और ये तस्वीरें अभी इन दिनों बहुत सामान्य तौर पर ऐसा लगता है कि नजर आती हैं। देखिए, लोग जश्न में डूबे थे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक से इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जाएगा और अचानक यहाँ भगदड़ मच जाएगी। एक कॉन्सर्ट के दौरान यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे मौजूद थे। आसमान में अचानक से हलचल हुई, आसमान में मिसाइलों की गर्जना सुनाई दी और इसके साथ ही जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हुए और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सायरन की आवाज थी। लोग समझ चुके थे कि एक बार फिर से उनके देश पर हमला हुआ है। हमला किसी और ने नहीं बल्कि ईरान ने किया। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं आगे बढ़ते हुए। अब आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे तेहरान की। IRGC की मिसाइल आसमान से होकर जा रही थी अपने टारगेट पर फटने के लिए। तेहरान की सड़कों पर लोग जश्न मनाते हुए दिख रहे थे। ईरानी लोग डेथ इजराइल और डेथ अमेरिका के नारे लगा रहे थे। ये उसी समय की तस्वीर। ईरान और इजराइल में मिसाइल हमले जारी है। इसी बीच खबर है कि इजरायली मिसाइल की जद में एक विमान आया। खबर है कि इराक के बगदाद में एक प्लेन आसमान में उड़ रहा था और तभी इजरायली मिसाइल प्लेन से टकरा गया और उसके बाद में प्लेन जमीन पर गिरा और इस घटना में कितने लोगों की मौत हुई है अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये इसकी तस्दीक करती है कि ये घटना बहुत बड़ी थी। ईरान और इजराइल में मिसाइल हमले तो हुए, इजरायली मिसाइल की जद में एक विमान आया था इजराइल की तरफ से जो मिसाइल दागी गई और इस दौरान एक साथ कई लोगों की जान चली गई। कई लोग उस फ्लाइट में मौजूद थे और यही वजह है कि इन घटनाओं को देखते हुए बाकायदा कई देशों ने एडवाइजरी जारी की है। तेहरान में इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी बंद कर दी गई हैं। इजराइल को लेकर भी कुछ इसी तरह से स्थिति है। मिडिल ईस्ट में भी कुछ ऐसे ही हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये तो आपको कुछ ही तस्वीर दिखाई, कुछ और तस्वीरें मैं दिखाती हूँ जो तस्वीरें चीख चीख कर बताती हैं कि किस तरह से हमले लगातार ईरान और इजराइल की तरफ से हुए। ईरान के अंदर की तस्वीर, इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर मिसाइल बरसाई। ईरान के इस्फान में धुएं के गुबार की तस्वीर सामने आई है। चारों तरफ आपको जो ये धुआं धुआं नजर आ रहा है, दरअसल इस्फान न्यूक्लियर साइट है एक तरह से ईरान की और बड़ा ये पहाड़ों से घिरा हुआ घना इलाका है। लेकिन इजराइल को बखूबी पता है कि उसे आखिर टारगेट कहां पर करना था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ड्रोन निर्माण से जुड़ा एक वेयर हाउस जिसे टारगेट किया गया और इस पूरी घटना के बाद में इलाके में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीरें इसी हमले की है। ईरान के तेल भंडार पर अटैक किया गया। अभी हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई, लेकिन जरा सोचिए ईरान और इजराइल में जो गदर हुआ उसके बीच में अमेरिका बिल्कुल खामोश है। तो क्या सच में इजराइल की बलि अमेरिका ने चढ़ा दी है और बर्बादी के लिए ईरान के हाथ एक तरह से उसे सौंप दिया है? आखिर रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं अमेरिका की इस खामोशी पर, ईरान और इजराइल के बीच इस तनाव पर, वो भी जरा सुनिए। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को झिड़क दिया और कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होते तो नेतन्याहू अभी जेल में होते, उससे पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था
कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अब नेतन्याहू को डंप करने वाले हैं और किसी भी कीमत पर अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ समझौता करने वाले हैं और हो सकता है कि वह समझौता अमेरिका अपनी मर्जी से करता और उसमें शायद इजराइल के दबाव में कतई नहीं आता। लेकिन अब 2 दिनों के बाद यह क्लियर हो गया है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को डांटा और जब डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका अब ईरान से सीधा एक समझौता साइन कर लेगा, असल में डोनाल्ड ट्रंप का मकसद क्या था? डोनाल्ड ट्रंप का मकसद ये था, ये इनडायरेक्टली दुनिया को बताना कि डोनाल्ड ट्रंप तो ईरान के साथ शांति समझौता साइन करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। मकसद ये था इजराइल को डांटकर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों को और अपने अमेरिका के नागरिकों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही उदार दिल के हैं, डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के काबू में नहीं हैं। नेतन्याहू ने क्या डोनाल्ड ट्रंप पर कोई जादू किया है? कतई नहीं। तो सुना आपने एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, खास तौर से ईरान इजराइल के इस तनाव और अमेरिका की इस खामोशी को लेकर। क्या ये दोस्ती टूट गई? अब ईरान ने इजराइल पर भीषण मिसाइल हमला किया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच में अप्रैल 2026 में जो युद्ध विराम था वो पूरी तरह से टूट गया। और इस पूरी ताजा सैन्य हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। मिडिल ईस्ट के देशों ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया और कुवैत और सऊदी ने तो एयर स्पेस को भी एक तरह से बंद कर दिया। उधर भारत ने भी ईरान में रह रहे नागरिकों को तत्काल ईरान छोड़ने के लिए कहा है। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बारूदी गंध आने लगी है। आसमान में जिस तरह से यहाँ पर हलचल है, आसमान को चीरते हुए मिसाइल अपना रास्ता तय कर रही है। पक्षियों के झुंड की तरह ड्रोन आसमान में मंडरा रहे हैं और मौत के काले बादल एक बार फिर से नजर आने लगे हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अमेरिका ने इजराइल की बलि आखिर कैसे चढ़ा दी और क्यों ये दावा किया जा रहा है, आखिर क्यों बलि चढ़ाई गई है। ईरान ने इजराइल को एक तरह से दहला कर रख दिया है। शायद नेतन्याहू इस बात को पहले समझ भी नहीं पाए होंगे। ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल दाग दी, चाहे बात तेल अवीव की हो, इजराइल का हाइफा हो या इजराइल का यरूशलेम, यहाँ पर कई बड़े अटैक किए गए। ईरान ने 25 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने कई ड्रोन के जरिए इजराइल पर अटैक किया है। नेवातीम, तेल नोफ और रमत डेविड सैन्य ठिकानों को भी बाकायदा निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, ईरान ने ये दावा किया कि ये लेबनान में हुए हमलों का जवाब था। बैरूत पर किए जा रहे हवाई हमलों का भी एक तरह से बदला लिया गया। अब ईरान का दावा है कि जंग में इजराइल ने सीजफायर का उल्लंघन किया। लेबनान के हिजबुल्लाह गुट ने भी इजराइल पर बड़े अटैक किए। हिजबुल्लाह ने भी ड्रोन और रॉकेट से इजराइल को निशाना बनाया, यानी कि चारों तरफ से इजराइल को टारगेट किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल खामोश था। इजराइल ने भी प्रचंड पलटवार किया। इजराइल की जो रक्षा बल है IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स, उसने हमले को बेहद गंभीर बताया और IDF ने कहा है कि हर हमले का करारा जवाब जरूर दिया जाएगा। इजराइल ने ईरान के कई इलाकों में जवाबी बमबारी की है। माहर शहर के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी अटैक किए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इन सबके बीच में जो तीसरा बड़ा देश रहा, अमेरिका, उसका क्या रुख है? क्या वो खामोश है? क्या कोई स्टैंड लिया गया? क्या ईरान के बाद में कोई ईरान पर एक्शन लिया, इजराइल का साथ दिया? समझिए, अमेरिका ने ईरान और इजराइल से संयम बरतने की अपील की है। खामोशी के साथ में दोनों देशों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। अमेरिका ने सीज फायर का पालन करने पर जोर दिया है। ईरान और इजराइल से युद्ध विराम का सम्मान करने को कहा है। अब हालात ये हो गए हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर से हाई अलर्ट पर है। कई देशों में अलर्ट है। इराक हो, सीरिया हो, इन्होंने तो अपने हवाई क्षेत्र तक बंद कर दिए। जॉर्डन में एक ईरानी रॉकेट गिरने की खबर सामने आई। इतना ही नहीं, जो खाड़ी के अन्य देश हैं उन्होंने उड़ानों पर एक तरह से अस्थायी रोक लगा दी। तनाव बढ़ने के बीच में तेल की कीमत में 30% से एक तरह से उछाल भी आ चुका है। ये हालात हो चुके हैं इस पूरे तनाव के बीच में। और ये समझिए कि जिस तरह से अभी हालात हैं वो कंट्रोल होते हुए तो फिलहाल नजर नहीं आते। ईरान और इजराइल के बीच में एक बार फिर से
जंग छिड़ गई है। ईरान की ओर से इजरायल एयरबेस पर कई मिसाइलें दाग दी गईं। आज सुबह इजरायल द्वारा तेहरान इस्फहान पर किए गए भीषण पलटवार ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और इस बारूद के बरसते ही अप्रैल के महीने में अमेरिका द्वारा पर्दे के पीछे से तैयार कराया गया शांति का रोड मैप पूरी तरह से मटियामेट हो चुका है। इस पूरे सनसनीखेज घटनाक्रम ने दुनिया के सामने दो बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या कल रात हुई इस भिड़ंत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच का सीज फायर हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा? क्या मिडिल ईस्ट अब एक ऐसे महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता? इस ताजा लड़ाई की शुरुआत की दो कड़ियां हैं। पहला, इजरायल का पड़ोसी देश लेबनान इसमें कूदा। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट दागे, जिसके जवाब में इजरायल ने लेबनान की राजधानी बैरूत पर भीषण हवाई हमले किए। चूंकि हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा समर्थन हासिल है, इसीलिए अपने साथी को पिटता देख ईरान गुस्से में आ गया। ईरान ने सीधे इजरायल के सैन्य बेस पर बड़े हमले कर दिए। ये कहा जाए कि रात में 10 मिसाइलें एक साथ दाग दी। लेकिन इजरायल ने भी बगैर देर की 8 जून की सुबह होते होते ईरान की राजधानी तेहरान और इस्फहान शहर पर जवाबी एयर स्ट्राइक कर दी। हमले इतने अचानक हुए कि ईरान को तुरंत अपने इमाम खमेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत पूरे देश के एयर स्पेस बंद करने पड़े। दोनों तरफ से सीधे हमले होने के बाद में हालात बेकाबू हो चुके हैं और यही कहा जाए कि यही समय का सबसे बड़ा सवाल है कि अप्रैल में अमेरिका ने जो सीज फायर कराया था, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसमें लेबनान के हिजबुल्लाह को शामिल किया ही नहीं गया। इजरायल कह रहा था कि वो ईरान से तो नहीं लड़ेगा, हाँ, लेकिन लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को मारता जरूर रहेगा। और यही वजह है कि पिछले कुछ वक्त में हमने देखा दक्षिणी लेबनान में किस तरह से तबाही इजरायल ने मचाई। वही ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर कट था कि अगर उसके साथियों पर हमला हुआ तो वो खामोश नहीं बैठने वाला। और अभी देखिए 4 जून को ही हिजबुल्लाह ने अमेरिका के नए शांति प्रस्ताव को धोखा कहा और खारिज कर दिया। नतीजा ये रहा कि अमेरिका और ईरान के बीच की जो पूरी बातचीत है वो धरी की धरी रह गई और सीज फायर का सपना भी एक तरह से अधूरा रह गया। इस पूरी लड़ाई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारी दबाव में है। अमेरिका अब तक इजरायल की मदद के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहा चुका है, जिसका बोझ अमेरिकी जनता पर पड़ रहा है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से ये साफ साफ कहा कि अब ईरान पर और जवाबी हमले ना करें। अमेरिका किसी भी तरह अपनी अधूरी रह गई सीजफायर वार्ताओं को बचाना चाहता है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इजरायल और ईरान के बीच आखिर हुआ क्या क्या है। दरअसल ईरान इजरायल युद्ध की जो पूरी टाइमलाइन है वो जरा समझिए। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े हमलों को अंजाम दिया है। युद्ध की शुरुआत कब हुई? युद्ध की शुरुआत होती है 28 फरवरी 2026 से। दोनों की तरफ से बड़े हमले हुए और इसके साथ ही बड़े युद्ध की शुरुआत हुई थी। हिजबुल्लाह की एंट्री होती है 2 मार्च 2026 से। ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह जंग में उतरा, इजरायल पर रॉकेट दागे गए, इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई की। लेकिन इन सब के बीच में अस्थायी युद्ध विराम शुरू हुआ 7 से 8 अप्रैल 2026 यानी कि कुछ समय पहले। कमजोर और अस्थायी सीज फायर एक तरह से लागू किया गया। इजरायल लेबनान मोर्चा पूरी तरह से इसमें शामिल था ही नहीं। बैरूत पर हमले और जमीनी कार्रवाई लगातार की जाती रही ईरान की तरफ से। मई 2026 में इजरायल ने लेबनान में कई बड़े हमले किए। 25 सालों का सबसे बड़ा जमीनी ऑपरेशन एक तरह से चलाया गया और हिजबुल्लाह का सीधे सीधे इनकार था। कुछ समय पहले 4 जून 2026 को हिजबुल्लाह ने शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया, नए समझौते को मानने से इनकार कर दिया। ये कह दिया कि अमेरिका का ये एक बार फिर से धोखा है और कुछ नहीं। इजरायल की पूरी वापसी की मांग की। पार्शियल रूप में कोई भी चीज स्वीकार नहीं की जाएगी। उधर यमन के हुती विद्रोहियों ने सोमवार को रेड सी में इजरायल के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान किया है। ईरान समर्थित इस समूह ने कहा है कि वो इजरायल से जुड़े समंदर के यातायात को निशाना जरूर बनाएगा। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद 2023 से ही हुती लाल सागर और आसपास के समंदर के रास्तों से गुजरने वाले जहाजों पर हमले करते रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे जहाज भी शामिल थे जिनका इजरायल से सीधा संबंध था ही नहीं। हुतियों के पिछले हमलों का असर पूरी दुनिया की समंदर की व्यापार व्यवस्था पर पड़ा। सुरक्षा जोखिम बढ़ने के कारण कई जहाजों को लाल सागर और स्वेज नहर का रास्ता छोड़कर अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ा।
इससे हुआ ये कि जो यात्रा का समय था वो और भी ज्यादा हो गया। ना सिर्फ यात्रा का समय बल्कि लागत भी बढ़ गई। और इन हमलों के जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने हुती ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। तो क्या अब तेल के दो अहम रास्ते बंद होने जा रहे हैं? चलिए आपको जंग के 101 दिनों की टाइमलाइन दिखाते हैं, आखिर हुआ क्या। 28 फरवरी अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला हुआ, सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हुई। उसके बाद में 1 मार्च को जंग में पहली बार अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर सामने आई। और उसके बाद में आप समझिए जो फिर शुरुआत हुई वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगले दिन 2 मार्च को हिजबुल्लाह ने खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर मिसाइल हमले कर दिए। 8 मार्च को अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई नए सुप्रीम लीडर बना दिए गए। 28 मार्च आते आते यमन के हुती विद्रोहियों के बीच में संघर्ष हुआ। संघर्ष में वो शामिल हुए और इजराइल पर मिसाइलें दागी। इस बीच लगातार दोनों तरफ से हमले जारी थे। 3 अप्रैल आते आते ईरान ने एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को ढेर कर दिया। 5 अप्रैल को अमेरिका ने ईरान में घुसकर पायलट का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। 7 अप्रैल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की, लेकिन यह अधूरी सीज फायर था एक तरह से। 10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान में बैठक की, आमने सामने बात करने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, समझौता हुआ ही नहीं। 12 अप्रैल को अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने जाने वाले सभी जहाजों पर नाकेबंदी एक तरह से शुरू कर दी। 3 मई को अमेरिका ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया। ईरान के हमलों के बाद में ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने का ऐलान उसके 2 दिन बाद ही यानी कि 5 मई को एक तरह से कर दिया था। 31 मई इजराइल ने लेबनान के बोफोर्ट किले पर एक तरह से कब्जा कर लिया। हुआ ये 3 जून आते आते अमेरिका ईरान ने एक दूसरे के ठिकानों पर फिर से हमले कर दिए। 7 जून को सीज फायर के 2 महीने पूरे हुए। 2 महीने बाद दोबारा जंग शुरू हो गई और हुआ ये कि घातक प्रहार दोनों देश एक दूसरे पर लगातार कर रहे हैं। उधर ट्रंप ने कहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास अमेरिका और ईरान के बीच में होने वाली किसी भी समझौते को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों से वार्ता प्रक्रिया एक तरह से प्रभावित नहीं हुई है। ये क्लियर कट कहा जा चुका है और यही वजह है कि बार बार कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका ने सीधा अकेला छोड़ दिया है अपने साथी बेंजामिन नेतन्याहू को। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं वर्ल्ड नाउ की अगली स्टोरी की। दुनिया के 2 तानाशाह आज एक साथ नजर आए, जहां दोनों की मुलाकात नहीं बल्कि महामुलाकात हुई। क्या अमेरिका को घेरने की नई बिसात है और क्या इसी रास्ते पर काम हो रहा है? आइए आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया की राजकीय यात्रा पर है और उनकी 2019 के बाद पहली उत्तर कोरिया की यात्रा है और 2026 में उनकी पहली विदेश यात्रा थी। प्योंगयांग के हवाई अड्डे पर किम जोंग उन और उनकी पत्नी री सोल जू ने शी का भव्य स्वागत किया और शी के विमान के उतरते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तस्वीर उसी समय की है। जैसे शी जिनपिंग का विमान लैंड हुआ, किम जोंग उन और उनकी पत्नी तालियां बजाते हुए नजर आए। और समझिए ये कोई सामान्य घटना, ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं है। ये मुलाकात दरअसल उस वक्त में हो रही है जब दुनिया का भू राजनीतिक नक्शा बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध, रूस यूक्रेन जंग, ट्रंप की परमाणु धमकियों के बीच में ये मुलाकात बहुत मायने रखती है। शी जिनपिंग के दौरे से पहले उत्तर कोरिया ने अपना परमाणु जखीरा भी एक तरह से दुनिया को दिखाया था और ये तस्वीरें उसी जखीरे की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तर कोरिया ने परमाणु का जखीरा दिखाया। अमेरिका और अपने दुश्मन देशों को डराने की कोशिश थी। उत्तर कोरिया बहुत लंबे समय से चीन का करीबी सहयोगी रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। चीन उसके सबसे बड़े आर्थिक मददगारों में से एक रहा है, ये भी हम सभी जानते हैं। चाहे खाने पीने का सामान हो, ईंधन हो, व्यापार हो, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन से ही आता है। अब माना जाता है कि चीन नहीं चाहता कि उत्तर कोरिया पूरी तरह से रूस के इन्फ्लुएंस में आ जाए और इसीलिए शी जिनपिंग का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया के सरकारी अखबार में लिखे लेख में कहा कि दोनों देशों को रणनीतिक सहयोग बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में दबाव की राजनीति और ताकत के इस्तेमाल का विरोध बहुत जरूरी है। चीन और उत्तर कोरिया को मिलकर बहुध्रुवीय दुनिया बनाने की दिशा में काम करना चाहिए और इसे अमेरिका के खिलाफ साझा संदेश के तौर पर देखा जाना चाहिए। आखिर शी जिनपिंग क्या कोई बड़ा खेला कर रही है?
क्या खेल है, यह आपको बताते हैं। दरअसल मई के दूसरे हफ्ते में बीजिंग दरअसल डोनाल्ड ट्रंप गए थे। आपको याद होगा कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बाद में पुतिन से भी शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पीएम से भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुलाकात की। अब 3 हफ्तों के बाद में उत्तर कोरिया शी जिनपिंग पहुंच गए। यानी कि कहिए कि 1 महीने के अंदर ही कई अलग अलग देशों से मुलाकात, कई देश के प्रतिनिधियों से मुलाकात। और अगर यहाँ पर जाते हैं किम जोंग उन से मिलने के लिए, तो 7 सालों के बाद में उत्तर कोरिया का ये दौरा है उनका। क्या किम जोंग उन की नीति के समर्थन में अब चीन नजर आ रहा है? अपने आप में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये जो दौरा है, ये ऐसे वक्त में है जब किम जोंग उन के पास में तेजी से बढ़ता परमाणु जखीरा है, रूस के साथ गहरी होती सैन्य साझेदारी है। लगातार रूस और किम जोंग अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। दोनों रेल कॉरिडोर के जरिए भी हाल ही में जुड़े हुए हैं। बीजिंग अब प्योंगयांग पर अपने प्रभाव फिर से कायम करना चाहता है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन निजी तौर पर किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की नजदीकी से थोड़ा बेचैन है। उत्तर कोरिया रूस की तरफ बहुत झुक गया। शी की इस यात्रा का एक मकसद ये संतुलन ठीक करना है, और ये यात्रा चीन उत्तर कोरिया आपसी रक्षा संधि की 65वीं वर्षगांठ के साथ भी मेल खाती है, जो 1961 में हस्ताक्षरित हुई थी और जो बीजिंग का एकमात्र औपचारिक सैन्य गठबंधन है। सीधे शब्दों में कहूं तो शी जिनपिंग अपने बिछड़े दोस्त को अब वापस अपने खेमे में लाने की कोशिश में है। इस पूरे विषय पर आखिर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। ये लेटेस्ट मिलन in form of Xi, the president of China, visiting Pyongyang या नॉर्थ कोरिया, इसको हम एक बहुत मेजर ग्लोबल डेवलपमेंट के तौर पे देख सकते हैं। 7 वर्षों बाद चाइनीज प्रेसिडेंट का स्टेट विजिट पे किम जोंग, तो ये बड़ा ग्लोबल डेवलपमेंट है, पूरी दुनिया की नजर है, विशेषज्ञ मानते हैं। लेकिन आइए जानते हैं कि शी जिनपिंग और किम जोंग उन की इस मुलाकात के आखिर मायने क्या हैं, क्या क्या बात होने वाली है, विस्तार से जानिए। दरअसल शी जिनपिंग और किम की महामुलाकात, परमाणु और यूएस के मुद्दे पर चर्चा होगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल समझिए, अब माना जा रहा है परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका से संबंधों पर भी चर्चा होनी है। जिनपिंग ट्रंप का संदेश किम तक पहुंचा सकते हैं। अमेरिका उत्तर कोरिया वार्ता की संभावनाओं का भी मंथन है। किम की शर्त बिल्कुल साफ है, पहले प्रतिबंध हटाए जाएं, उसके बाद में बातचीत होगी। परमाणु निरस्त्रीकरण की शर्त हटे तब ही कोई बातचीत होगी। अब रूस से संतुलन को लेकर बातचीत है कि हाल ही के वर्षों में किम जोंग उन का झुकाव रूस की ओर बढ़ा। यूक्रेन युद्ध में सैनिक और हथियार भेजे गए। चीन इसे अपने रणनीतिक हितों के लिए एक बड़ा चुनौती मानता है। क्या शी जिनपिंग का दौरा अमेरिका को कोई संदेश देने के लिए है? दरअसल ये यात्रा उस समय हो रही है जब शी जिनपिंग ने हाल ही में ट्रंप और पुतिन दोनों की अलग अलग बीजिंग यात्राओं की मेजबानी की। अब उत्तर कोरिया जाना शी जिनपिंग की ये चाल बहुत सोची समझी है। संदेश बिल्कुल साफ है कि एशिया प्रांत में कोई भी फैसला बगैर बीजिंग की मर्जी के नहीं होगा। अमेरिका अगर किम से सीधी बात करना चाहते हैं तो उसे शी जिनपिंग से गुजरना ही होगा। ये चीन की एक तरह से कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन माना जा रहा है। अब शी जिनपिंग के दौरे से पहले उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा दिखाया, उसकी तस्वीरें भी आप देखते चलिए। इधर ट्रंप प्रशासन भी परमाणु मोर्चे पर शांत नहीं है। ट्रंप ने हाल ही में एक पोस्ट में कहा था कि मैंने वॉर डिपार्टमेंट को हमारे परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करने के निर्देश दिए। हालांकि स्पष्ट नहीं था कि वो विस्फोटक परमाणु परीक्षण की बात कर रहे थे या फिर मिसाइल सिस्टम के सामान्य परीक्षण की। हाँ, लेकिन आदेश जरूर दिए गए हैं। अब अप्रैल 2026 में ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि आज रात एक पूरी सभ्यता मिट जाएगी, और उपराष्ट्रपति वेंस ने परमाणु हथियार इस्तेमाल की भी एक तरह से आहट दी थी, संकेत दिए थे। आज दुनिया एक ऐसे परमाणु दौर में है जहां शीत युद्ध के बाद उसके बाद में एक तरह से उसको अभी तक देखा नहीं गया। रूस अपना जखीरा बढ़ा रहा है। चीन करीब 200 से बढ़ाकर 600 परमाणु हथियार कर चुका है और 2035 तक 1500 का लक्ष्य है उसका। उधर अमेरिका, उसने खुद कह दिया कि फरवरी 2026 से एक तरफा संयम का युग अब खत्म हो गया है। ट्रंप का संदेश 2 लोगों को है, सीधे सीधे पुतिन को और दूसरे किम जोंग उन को।
हम परमाणु ताकत में आपसे कम नहीं बल्कि आपसे कई गुना ज्यादा आगे हैं। यह अमेरिका का एक तरह से बड़ा मैसेज था। कुल मिलाकर कहा जाए तो शी जिनपिंग एक माहिर शतरंज के खिलाड़ी की तरह चाल चल रहे हैं। ट्रंप से भी मिलते हैं तो पुतिन से भी, और अब देखिए किम जोंग उन से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। हर खेमे में वो पांव रखना चाहते हैं। दुनिया एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ रही है, मान के चलिए, और इस बार ये और भी ज्यादा जटिल है। गठबंधन कच्चे हैं, हित टकराते हैं, और परमाणु हथियार तो एक तरफ है ही सबसे बड़ी चुनौती। अब सवाल ये नहीं है कि आखिर कौन किसके साथ है, सवाल ये कि आखिर अगली गलती कहां से होगी जिससे दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। आज फिलीपींस से जो तस्वीरें सामने आई उसे पूरी दुनिया कांप उठी है। दरअसल लोग भागते रहे, इमारतें गिरती रही। 8.2 तीव्रता के भूकंप से पूरा का पूरा फिलीपींस हिल गया। तस्वीरें आपको दिखाते जाएंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। खबर है कि अभी तक करीब 20 से ज्यादा लोगों की जान इस भूकंप के झटके ने ले ली। आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कुछ तस्वीरें सामने आई है फिलीपींस में भूकंप आने के बाद में क्या कुछ हालात रहे, उसकी कुछ तस्वीरें देखिए। ये एक स्कूल की तस्वीर है। फिलीपींस में सुबह सुबह शक्तिशाली भूकंप आया, लोगों को दहला दिया। ये समंदर की उठती लहरों की तस्वीर है। तेज झटकों के बाद में कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। कुछ इमारतें देखते देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सोशल मीडिया पर जो ऐसे वीडियो सामने उनकी भरमार है। लोग चीखते हुए, चिल्लाते हुए, भागते हुए नजर आते हैं। अपनी जान बचाने के लिए खुले मैदानों की ओर भाग रहे हैं। ये तस्वीरें ये बयां करती हैं। आप देखिए कई लोग जहां पर थे, भूकंप के झटके आए, लोग जहां थे वहां बैठ गए। शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि जिस जगह पर वो बैठे हैं वो भी एक तरह से मौत बनकर नजर आती है। एक स्कूल की तस्वीर, बच्चे बैठे लेकिन स्कूल का जो शेड था वो भर भरा कर गिर गया। अब जानकारी है कि भूकंप की तीव्रता थी 8.2, जिसके झटके काफी दूर दूर तक महसूस किए गए, और भूकंप का जो केंद्र है वो जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे बताया गया, यानी बहुत ज्यादा डाउन नहीं था। अब ये दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ फिलीपींस में स्कूल की तस्वीर जहां पर मासूम छोटे बच्चे थे, लहरों की तस्वीर, और दूसरी तरफ इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं पानी जहां भरा हुआ है वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऊंची उठती लहरें। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह डहती हुई नजर आती है। खबर है कि स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 7:37 का वक्त था जब फिलीपींस की धरती कांपती हुई नजर आई, और कुछ ही सेकंड में हालात बदल गए, और सबसे ज्यादा असर हुआ मिंटनाओ द्वीप पर और उसके आसपास के इलाकों पर। कई इमारतें, कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। राहत बचाव कार्य लगातार प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। भूकंप के बाद खतरा यही नहीं थमा। अधिकारियों ने फिलीपींस और आसपास के कुछ तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी अलर्ट भी जारी किया। समंदर के किनारे रहने वाले लोगों से तुरंत सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की गई। साथ ही क्लियर चेतावनी भी दे दी कि आने वाले घंटे, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खतरा है आफ्टर शॉक्स का, यानी दोबारा झटके महसूस हो सकते हैं, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। आपको बताते हैं रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता के भूकंप आता है और उसका असर किस रूप में होता है। दरअसल जानकार कहते हैं कि रिक्टर स्केल पर तीव्रता की अगर बात की जाए 0 से 1.9 की अगर यहाँ पर झटके हो तो उसका असर है सिस्मोग्राफिक से ही एक तरह से इसका पता चलता है। कहा जाता है कि ये बहुत सामान्य है। 2 से 2.3 की कंपन है अगर माना जाए तो वो हल्की कंपन के तौर पर देखा जाता है। 3 से 3.9 की तीव्रता का अगर भूकंप है तो असर ये कि कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब ये तीव्रता 4 से 4.9 पर पहुंचता है तो इन झटकों का असर खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगे हुए फ्रेम अचानक से गिर सकते हैं। अगर यही भूकंप 5 से 5.59 की तीव्रता का अगर हो जाए तो फर्नीचर जैसा भारी सामान भी हिल सकता है, कंपन हो सकती है, धरती में बड़ी हलचल होती है। इसके बाद की जो भी तस्वीरें हैं, जो भी तीव्रता है वो और खतरनाक है। 6 से 6.9 की तीव्रता का भूकंप इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिल को भारी नुकसान होता है। 7 से 7.9 तीव्रता के अगर भूकंप आता है तो इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं, और 8 से 8.9 अगर इसकी बात की जाए तीव्रता की तो इमारतें सहित कई बड़े पुल ढह जाते हैं
और 9 से या उससे ज्यादा की अगर बात की जाए, अगर इतनी तीव्रता का भूकंप है तो पूरी तबाही। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी, समंदर नजदीक हो तो सुनामी का खतरा है। और यही वजह है कि फिलीपींस में आए इस भूकंप के बाद अब सुनामी का खतरा अलर्ट जारी किया गया है। चलिए आपको फिलीपींस में आए तबाही और भूकंप के इतिहास के बारे में भी बताते हैं। कब का फिलीपींस में भूकंप का कह रहा। 16 जुलाई 1990 को लुजोन में भूकंप आया। इसकी तीव्रता थी 7.7 की। 1600 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, कई इमारतें, सड़कें, कई पुल ढह गए। फिलीपींस के सबसे विनाशकारी भूकंपों में से इसे एक तरह से माना जाता है। इसके बाद में 15 अक्टूबर 2013 को बोहोल में जब भूकंप आया था तो जिसकी तीव्रता थी 7.2 की, और इस भूकंप ने 220 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। ऐतिहासिक चर्च और हजारों घर क्षतिग्रस्त हो गए। बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। 27 जुलाई 2022 को अम्ब्रा में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 7 रिक्टर स्केल पर मापी गई। कई लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए। उत्तरी फिलीपींस में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। आफ्टर शॉक्स कई दिनों तक रह कर आते रहे। 2 दिसंबर 2023 को मिंदानाओ में भूकंप आया था। तीव्रता थी 7.6 की रिक्टर स्केल पर। सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थलों पर भेजा गया। कई इमारतें, कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, कुछ और इसके पहले ऐसे भूकंप रहे जो लोगों को डराते हैं। 1973 में आया था मिंदानाओ में भूकंप। इसकी तीव्रता 7.9 रिक्टर स्केल पर मापी गई। भूकंप आया और सुनामी से भारी तबाही मची, सैकड़ों लोगों की जान गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपने देखा कि लगातार 7 से ज्यादा ही तीव्रता के भूकंप अभी तक फिलीपींस में देखे गए। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर ये भूकंप आते क्यों हैं, इतने भूकंप क्यों आते हैं। दरअसल जानकार कहते हैं कि फिलीपींस कई टेक्टोनिक प्लेटों के संगम पर स्थित है और ये जो क्षेत्र है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। यहाँ पर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या सुनामी का खतरा हमेशा बना रहता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सोमवार का दिन फिलीपींस के लिए तबाही का दिन रहा, बर्बादी का दिन रहा। ऐसी बर्बादी का दिन कि फिलीपींस के कई इमारतें जमींदोज हो गए। हालांकि अभी भी फिलीपींस में अलर्ट है। देखना होगा कि फिलीपींस में आगे क्या अलर्ट होता है और तबाही का आंकड़ा क्या आता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर आफ्टर शॉक्स देखने को मिले हैं, झटके लगातार देखने को मिल रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और अभी भी लोगों को अलर्ट पर रखा गया है कि आप ऐसे किसी स्थान पर ना रहें जहां पर खतरा ज्यादा हो। समंदर के इलाकों को खाली करा लिया गया क्योंकि समंदर की ऊंची उठती लहरें लोगों के लिए कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो रही हैं और सुनामी की वजह से कई इलाकों में भी इसका प्रभाव साफ तौर से देखा जा रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर अभी भी लोग दहशत में हैं। तो वर्ल्ड नाउ में आज फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप हमें लाइव देख सकते हैं इन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।